ये सुनकर वांग युनमेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने वांग यूझी की ओर देखा और कहा, क्या हम बड़े भाई से भी तुलना कर सकते हैं? वांग युनजोंग ने विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 2 साल तक काम किया। फिर उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। उसकी कीमत पहले से ही 1 मिलियन युआन से अधिक थी और वह वानबाओ जिले के सबसे अच्छे पड़ोस में रहता था। उन्होंने ऑडी चलाई, पश्चिमी खाना खाया और रेड वाइन पी। अब जब उसके भाई की शादी हो रही थी तो उसने 1000 युआन का एक लाल पैकेट प्रदान किया। हालांकि यह उसकी 2 बहनों की तुलना में अधिक था। उसकी वित्तीय स्थिति के अनुसार 1000 युआन न तो बहुत कम था और न ही बहुत अधिक था। दूसरी ओर वांग युनमेई और वांग यूझी की स्थितियां वांग युनजोंग की तुलना में बहुत खराब थीं। हालांकि वांग युनमेई के पास 3 लाख युआन के वार्षिक वेतन वाली नौकरी थी, लेकिन अपनी नौकरी पर 1 महीने से भी कम काम करने के बाद उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उसका 500 युआन देने का दिल था, लेकिन वांग यूझी की स्थिति पर विचार करने के बाद उसने केवल 300 युआन दिए। जब वांग यूझी ने ये सुना तो उसने मन ही मन सोचा कि यह सच है। जैसे उसने इस बारे में कोई बहस नहीं की। भोजन सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और जियान पहले से ही बहुत भूखा था। सौभाग्य से उनकी मेज बच्चों से भरी हुई थी, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही व्यंजन परोसे गए, जियान ने सबसे पहले अपनी चॉपस्टिक उठाई। उसी समय चेन जिन झिझक के साथ साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट के जंक्शन पर आगे पीछे चल रहा था। प्रोडक्शन टीम में प्रवेश करने और मैनेजर बनने का नाटक करने के विचार से उसका दिल धड़कने लगा। वह डरा नहीं था, लेकिन वह घबराहट महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कुछ ही समय बाद एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज नैनी वैन तेजी से दूर चली गई। इससे पहले कि चेन जिन प्रतिक्रिया दे पाते, कार उनके सामने पहले ही रुक चुकी थी। कार का दरवाज़ा खुला। जिया किंगहुआन मुस्कुराया और चेन जिन की ओर हाथ हिलाया। भाई जिन, अंदर आओ। चेन जिन स्तब्ध थे। वह अपने सामने खड़ी लग्जरी कार पर अपनी नज़रें गड़ाए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर बाद वह हतप्रभ भाव के साथ कार में बैठा। यह आपके परिवार की कार है? चेन जिन पहले कभी बेंज में नहीं बैठे थे और वह थोड़ा उत्साहित दिख रहे थे। जिया क्विंगहुआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने एक शॉपिंग बैग लिया और चेन जिन को सौंप दिया। भाई जिन, मैंने तुम्हारे लिए कपड़ों का एक सेट खरीदा है। जब हम बाद में वहां पहुंचेंगे तो उन्हें कार में बदल लें। इससे पहले कि चेन जिन प्रतिक्रिया दे सके, जिया क्विंगहुआन ने उसके हाथों में एक और शॉपिंग बैग थमा दिया। वहां एक जोड़ी जूते भी हैं। चेन जिन ने 2 शॉपिंग बैग को गले लगाया और भ्रम में पलकें झपकाईं। आखिर में उसने शर्मिंदा होकर कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं कपड़ों का एक नया सेट पहन रहा हूँ। चेन जिन ने जो कपड़े पहने थे वे नए कपड़े थे जो उन्होंने कुछ समय पहले खरीदे थे। उसने उन पर केवल 100 युआन से अधिक खर्च किए थे और पहले तो वह उन्हें पहनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन चूंकि वह उस दिन प्रोडक्शन टीम में प्रवेश कर रहे थे और वहां अपनी देवी को देखने का मौका था, इसलिए उन्होंने नए कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया क्विंगहुआन उसके लिए नए कपड़े भी खरीदेगा। जो मैंने खरीदा था उसे पहनो। मैंने उन्हें विशेष रूप से आपके लिए चुना है। आकार गलत नहीं होना चाहिए, जिया क्विंगहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी प्रबंधकों को कुछ अधिक औपचारिक पहनने की ज़रूरत है। आपके पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए आपको अपनी उपस्थिति से दूसरों को डराना होगा। जब चेन जिन ने ये सुना तो वह केवल सिर हिला सका। हालांकि उसके शरीर पर कपड़े नए थे, लेकिन एक नज़र में वे विशेष रूप से सस्ते लग रहे थे और शैली भी बहुत अनौपचारिक थी।
क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? जिया क्विंगहुआन ने उसकी ओर देखा और पूछा। ये सुनते ही चेन जिन ने झट से सिर हिलाया। मुझे याद है। कम बोलें और अधिक देखें। जिया क्विंगहुआन मुस्कुराया। क्योंकि यह मेरा पहली बार अभिनय है। मेरे पास अनुभव नहीं है। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता और बहुत सारी गलतियां नहीं करना चाहता। आइए जितना संभव हो उतना कम बात करें और देखें कि दूसरे इसे कैसे करते हैं। चेन जिन ने गंभीर भाव से कहा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह आपके लिए खराब न हो। ये देखकर कि चेन जिन का पूरा शरीर अकड़ गया था। जिया क्विंगहुआन को पता चल गया कि वह घबराया हुआ था। उसने तुरंत सांत्वना दी। उन्होंने कहा, इतना घबराओ मत। प्रोडक्शन टीम व्यस्त है। कोई भी तुम्हें नोटिस नहीं करेगा। आराम करो। चेन जिन ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। जब वे प्रोडक्शन टीम के पास पहुंचे तो जिया क्विंगहुआन सबसे पहले कार से उतरे। चेन जिन ने दरवाज़ा खोलने और बाहर निकलने से पहले कार में जल्दी से अपने कपड़े बदले। ये सच है कि लोग कपड़ों पर निर्भर थे। जिया क्विंगहुआन ने उसके लिए एक काले रंग का कैजुअल सूट खरीदा। अंदर जो मैच किया गया था वह शर्ट नहीं बल्कि सफ़ेद टी शर्ट थी। ये बहुत औपचारिक या आकस्मिक नहीं था। काले रंग ने चेन जिन में स्थिरता का संकेत जोड़ा। जब वह मुस्कुराता नहीं था तो वह एक प्रबंधक की तरह दिखता था। चेन जिन ने पहले कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। हालांकि उसे लगा कि यह अच्छा लग रहा है, लेकिन वह थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनुकूलन नहीं कर सका। सौभाग्य से जिया क्विंगहुआन बहुत संतुष्ट था और उसने मुस्कुराते हुए चेन जिन की ओर सिर हिलाया। क्योंकि यह एक युवा नाटक था, पहला दृश्य बैयून शहर के एक जिले में आयोजित किया गया था। प्रोडक्शन टीम में कई लोग थे। जैसा कि जिया क्विंगहुआन ने कहा था, किसी के पास रुकने और दूसरों को घूरने का समय नहीं था। विभिन्न विभागों के लोग फिल्मांकन शुरू होने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर चेन जिन की घबराई हुई भावनाएं अंततः थोड़ी शांत हो गईं। क्विंगहुआन उस समय गले में वकपास पहने एक छोटे बालों वाली महिला ने जिया क्विंगहुआन को देखा और जल्दी से उसकी ओर हाथ हिलाया। यह व्यक्ति इस नाटक का सहायक निर्देशक ये किंग था। उसने कास्टिंग के दौरान जिया क्विंगहुआन को देखा था, क्योंकि वह निर्देशक वांग यिमिंग द्वारा नियुक्त तीसरी मुख्य महिला अभिनेत्री थीं। ये किंग पर जिया क्विंगहुआन की बहुत गहरी छाप थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिया क्विंगहुआन जिया समूह की बेटी थी और जिया समूह इस नाटक का निवेशक था। जब जिया क्विंगहुआन ने ये किंग को देखा तो वह जल्दी से मुस्कुराई और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर चेन जिन भी बिना कुछ कहे तेजी से पीछे चल दिए। निर्देशक वांग अभी यहाँ नहीं हैं। आगे अभिनेताओं के लाउंज में जाएं और कुछ देर आराम करें। ये किंग उन बुरे स्वभाव वाले निर्देशकों की तरह नहीं थे। वह धीरे से बोली और चिंता से पूछना नहीं भूली, क्या तुमने दोपहर का खाना खाया? मैंने खा लिया है, धन्यवाद सिस्टर। ये किंग जिया क्विंगहुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये किंग मुस्कुराए। आपका स्वागत है। आज आपका पहला दृश्य दोपहर के लगभग 3 या 4 बजे होगा, इसलिए कोई जल्दी नहीं है। आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ पहले कैसे व्यवहार करते हैं। जिया क्विंगहुआन ने थोड़ा सिर हिलाया और अनजाने में व्यस्त दृश्य पर नजर डाली। फिर उसने ध्यान से पूछा, सिस्टर ये किंग क्या यूं बुयाओ यहाँ है? वह यहाँ है, लेकिन उसके पास अपना लाउंज है। आपको फिल्मांकन से पहले उसे नहीं देखना चाहिए, ये किंग ने कहा और जिया क्विंगहुआन के कंधे को थपथपाया। पहले लाउंज में जाओ, मैं पहले व्यस्त हो जाऊंगा। लाउंज अस्थायी रूप से बनाया गया था। पुरुषों और महिलाओं को अलग कर दिया गया।
यद्यपि यह अपेक्षाकृत विशाल था, आंतरिक भाग अपेक्षाकृत सरल था। कुछ अभिनेत्रियों के आवश्यक मेकअप दर्पणों के अलावा केवल कुछ सोफे थे। उस समय लाउंज में पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। वहां बहुत सारे अभिनेता नहीं थे, लेकिन सभी के पास कुछ सहायक थे। कुछ अधिक प्रसिद्ध लोग अपने मेकअप कलाकारों और हेयर स्टाइलिस्टों को भी साथ लेकर आए, जिससे कमरा भर गया। एक नवागंतुक के रूप में जिया क्विंगहुआन स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं जानता था। जब वह प्रकट हुई तो सभी ने सहजता से केवल उसकी ओर देखा और फिर शांति से दूसरी ओर देखने लगे। वहाँ बहुत सारी मशहूर हस्तियां हैं, चेन जिन ने जिया किंगहुआन के पास धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसने दूसरों को बहुत स्पष्ट रूप से देखने की हिम्मत नहीं की। वह केवल उन्हें कनखियों से देख सकता था। दूसरी ओर जिया क्विंगहुआन अधिक शांत था। इन लोगों को बिल्कुल भी सेलिब्रिटी नहीं माना जाता था। उनके साथ ऐसे अस्थायी लाउंज में रहने में सक्षम होने के लिए उनमें से अधिकांश नामहीन अभिनेता थे। उनमें से कुछ परिचित लग रहे थे, लेकिन वह उनके नाम याद नहीं कर सकी। युन ब्याओ वास्तव में बड़े समय की मशहूर हस्ती थीं, जिनका अस्तित्व इस सूची में था, ये सोचकर कि वह आज उसे व्यक्तिगत रूप से देख पाएगी। जिया क्विंगहुआन उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। उन दोनों को एक कोना मिला और बैठ गए। जिया क्विंगहुआन ने स्क्रिप्ट निकाली और उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। चेन जिन बने रहे, चुपचाप अपने आसपास के लोगों को देख रहा है। भाई जिन, जियान ए ने कहा कि उसकी 1 मई की योजना है। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गई थी? जिया क्विंगहुआन ने अचानक ऊपर देखा और पूछा। ये सुनकर चेन जिन ने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसके चाचा की आज शादी है। उसे अभी शादी में शामिल होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हो रहा है। जब जिया क्विंगहुआन ने ये सुना, तो उसने असहाय होकर सिर हिलाया। उसी वक्त लाउंज में हंगामा मच गया। दोनों स्तब्ध रह गए और फिर सहजता से ऊपर देखने लगे। लगभग 20 साल की एक लड़की लाउंज में आए और 4 सहायकों से घिरी हुई थी। लड़की लंबी थी और उसके लंबे, चमकीले बाल थे, जिससे वह बहुत फैशनेबल और सुंदर दिखती थी। उनमें एक सेलिब्रिटी जैसा अनोखा स्वभाव था, लेकिन उनके सुंदर चेहरे पर कुछ गर्व था। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे सामने देख रही थी, लेकिन अपनी आंखों के कोने से वह दूसरों को तिरस्कार के साथ आकार दे रही थी। हे जीआई! जिया क्विंगहुआन की आंखें चमक उठीं और वह उत्साहित लग रही थी। हालांकि हे जीआई एक ए सूची अभिनेत्री नहीं थी, फिर भी वह एक स्थिर बी सूची अभिनेत्री थी। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की और कई लोकप्रिय टेलीविजन नाटकों में अभिनय किया। देश में लगभग हर कोई उन्हें जानता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हे जीआई के पास अभिनय का समृद्ध अनुभव था और उनका कौशल उत्कृष्ट था। युन बुयाओ अभी टेलीविजन स्क्रीन पर लौटा था, और इसके साथ ही विभिन्न मनोरंजन एजेंसियों को पता था कि यह नाटक लोकप्रिय हो जाएगा। वे सभी इस नाटक में दूसरी नायिका के लिए लड़े, और प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर थी। अंत में निर्देशक वांग यिमिंग ने स्वयं हे जीआई पर निर्णय लिया। उसे थोड़ा गर्व था, लेकिन हे जीआई के पास पूंजी थी। वह जीआई दर्पण के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मेकअप आर्टिस्ट ने तुरंत उसके मेकअप को छुआ, जबकि उसकी सहायक सावधान थी और उसने उसे पानी दिया और फल खिलाए। यहाँ तक कि हे जीआई के पास भी अपना लाउंज नहीं है। चेन जिन आश्चर्य से फुसफुसाए। जिया क्विंगहुआन ने पहले ही इस मामले के बारे में पूछा था। उन्होंने तुरंत समझाया। निर्देशक वांग यिमिंग के नाटक में हर कोई एक सामान्य लाउंज का उपयोग करेगा। इस बार महिला प्रधान युन ब्याओ है। यही कारण है कि एक विशेष अपवाद है। ये सुनते ही चेन जिन ने समझ में सिर हिलाया। जैसे ही हे जीआई की
उपस्थिति के कारण हुआ हंगामा शांत हुआ। मंच पर्यवेक्षक तेजी से लाउंज में चला गया। पहला दृश्य जल्द ही फिल्माया जाएगा। सहायक कलाकार, जल्दी से दृश्य पर आएं। फिर उसने हे जीआई से कहा, शिक्षक जीआई, आपका दूसरा दृश्य है, तैयार हो जाओ। हे जीआई के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसके प्रबंधक ने उसके लिए सिर हिलाया। समझ गया। हर कोई मधुमक्खियों के झुंड की तरह बाहर निकल गया। भले ही पहले दृश्य का उनसे कोई लेना देना हो या नहीं, वे सभी उत्साहित थे। जिया क्विंगवान और चेन जिन कोई अपवाद नहीं थे। वे यूं बुयाओ को देखने के अलावा किसी अन्य कारण से लाउंज से बाहर सभी का पीछा करते रहे। पलक झपकते ही मूल रूप से भीड़ भरे लाउंज में केवल हे जीआई और उनकी टीम ही बची थी। काला सूट पहने दुबले पतले मैनेजर सनडोंग ने जब ये देखा तो उसने तिरस्कार से अपने होंठ भींच लिए। वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, तास्क, मुझे नहीं पता कि वहां देखने के लिए क्या है। उन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी है। ये सुनकर मेकअप आर्टिस्ट ने हे जीआई की भौहें बनाने में मदद करते हुए कहा, यह सही है। जब हमारी जीआई की शुरुआत हुई तब भी वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बगल में मौजूद निजी सहायक के चेहरे पर भी मजाकिया भाव थे। निजी तौर पर अफवाहें फैल रही हैं कि युन बुयाओ और निर्देशक वांग यिमिंग का अफेयर चल रहा है। सक, कितना गंदा है। वास्तव में? बाकी लोग आश्चर्यचकित दिखे। एक अन्य सहायक ने पूछा, क्या निर्देशक वांग यिमिंग शादीशुदा नहीं है, इसीलिए उनका अफेयर चल रहा है? उस व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ टेढ़े कर लिए। चूंकि वह इतनी लोकप्रिय है, इसलिए वह एक से अधिक लोगों के साथ सोई होगी, सनडोंग ने व्यंग्य किया। मैं सोच रहा था कि उसने फिल्म उद्योग में रहने के बजाय वांग यिमिंग के नाटक को क्यों स्वीकार कर लिया। तो वही हुआ। हर कोई हंसा और हे जीआई की अभिव्यक्ति देखी। यूं बुयाओ के बारे में कोई अफवाह नहीं फैला रहा था। और वांग यिमिंग, उन्होंने हे जीआई को बेहतर महसूस कराने के लिए जानबूझकर अभी ऐसा कहा। हर कोई जानता था कि हे जीआई ने एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी और पदानुक्रम के मामले में वह वरिष्ठ थे। हालांकि वह कभी भी अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं हुई थी। अपनी उपस्थिति के कारण उन्होंने अधिकांश नाटकों में केवल दूसरी महिला प्रधान भूमिका निभाई। उनके लिए महिला प्रधान भूमिका पाना बहुत दुर्लभ था। कुछ साल पहले उन्होंने अंततः एक महिला प्रधान भूमिका निभाई। उस समय मुख्य अभिनेता भी एक ए-लिस्ट पुरुष सेलिब्रिटी था। पूरी टीम समझ गई कि हे जीआई के लिए ए-लिस्ट रैंकिंग में आगे बढ़ने का ये सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि जबकि उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह जल्द ही प्रसिद्ध हो जाएगी, संयोग से उसका नाटक यूं बुयाओ के पहले नाटक से टकरा गया। तार्किक रूप से कहें तो यूं बुयाओ उस समय एक नवागंतुक थे, इसलिए इसका हे जीआई के नए नाटक पर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सका। जैसे ही युन बुयाओ का नाटक प्रसारित हुआ, रेटिंग में विस्फोट हो गया और यह रातों रात पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। हे जीआई का नाटक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रीमियर प्रसारण स्टेशन और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। एक पल के लिए भी किसी ने हे जीआई को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। संयोगवश उस लोकप्रिय नाटक की मुख्य नायिका और दूसरी नायिका दोनों ही प्रसिद्ध नहीं हुईं। इसके बजाय केवल तीसरी महिला प्रधान युन बुयाओ प्रसिद्ध थी। नतीजतन, हालांकि युन बुयाओ ने हे जीआई को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हे जीआई और उसकी टीम उसे बेवजह नफरत करती थी। जब तक वह युन बुयाओ की खबर देखती, हे जीआई की अभिव्यक्ति बहुत खराब हो जाती। हालांकि वह असहाय थी।
पिछले कुछ वर्षों में यूं बुयाओ की गति मजबूत रही है। उन्हें बार बार पुरस्कार मिले और केवल 2 से 3 वर्षों में वह ए लिस्ट सेलिब्रिटी बन गईं। हे जीआई उससे नफरत करती थी, लेकिन उसके पास अपना सिर नीचा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यूं बुयाओ से लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने दूसरी महिला मुख्य भूमिका के लिए संघर्ष किया। हालांकि प्रोडक्शन टीम में प्रवेश करने से पहले हे जीआई ने खुद को पहले ही मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि आने वाले लंबे समय तक उसे उस चेहरे का सामना करना पड़ेगा जिससे वह बेहद नफरत करती थी। चाहे वह कितनी भी नाराज क्यों न हो, वह इसे दिखा नहीं सकती थी। और यद्यपि हे जीआई की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन जब सभी लोग बाहर निकले तो वह पहले से ही गुस्से से जल रही थी। ये देखकर सन डोंग ने चुपचाप राहत की सांस ली, लेकिन वह उसे याद दिलाना नहीं भूला, चाहे कुछ भी हो, जब आप भविष्य में यूं बुयाओ को देखेंगे तो आपको अपना संयम बनाए रखना होगा। मुझे पता है। चिंता मत करो, हे जीआई ने हल्के से कहा। आखिरकार वह इतने सालों से मनोरंजन जगत में थी, वह इतनी निम्न स्तर की गलती कैसे कर सकती है। एक अन्य निजी लाउंज में लंबे हल्के हरे बालों वाली एक लड़की खिड़की के सामने आधी झुकी हुई थी और फोन पर हाथ पैर मार रही थी। लड़की के पास एक उत्कृष्ट आकृति और उत्कृष्ट उपस्थिति थी। उसकी त्वचा गोरी और चिकनी थी और उसकी थोड़ी उभरी हुई लोमड़ी जैसी आंखों में आलस्य भरा हुआ था। उसकी नाक का पुल थोड़ा ऊंचा था और उसने अपने हल्के गुलाबी होंठ भींच रखे थे। उसके होठों के कोने पर एक फीकी मुस्कान लटक गई। वह बिल्कुल किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जो किसी कॉमिक से बाहर आया हो। कॉल कनेक्ट हो गई और यून बुयाओ के होंठ मुड़ गए। वह एक शानदार और मनमोहक मुस्कान के साथ खिल उठी। बाई झोल, मैं बईयून शहर में फिल्मांकन कर रहा हूँ। काम के बाद आज रात मुझे भोजन कराओ। फोन के दूसरी ओर बाई झोल मुस्कुराई और असहाय होकर आह भरी। छोटी लोमड़ी, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज रात मकाओ के लिए जा रहा हूँ। यून बुयाओ ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया और उसकी तेज लोमड़ी जैसी आंखें सिकुड़ गईं। किसके साथ? फोन के दूसरे छोर पर बाई झोल का स्वर स्थिर हो गया। फिर वह हंसा। कोई नहीं, ची यांग और मैं। हालांकि वे एक दूसरे का सामना नहीं कर रहे थे, फिर भी बाई झोल थोड़ा दोषी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह झूठ बोलने में कभी भी कुशल नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था जैसा कि अपेक्षित था। यूं बुयाओ ने ये सुनते ही अपनी अभिव्यक्ति सीधी कर ली। उसने उसे बेरहमी से बेनकाब कर दिया। इसे हंसी में उड़ाने की कोशिश मत करो। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें संप्रदाय का गुरु मिल गया है? बाई झोल के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना यूं बुयाओ जारी रखा। मैं अभी भी सोच रहा था कि आप क्यूसी के प्रतिष्ठित राजकुमार क्यूसी में रहने के बजाय अचानक चीन क्यों आएंगे। इसके अलावा आप पहले मुझसे मिलने भी नहीं आए। आप सीधे बईयून शहर गए और अब तक नहीं गए। आप मुझसे कुछ छिपा रहे होंगे। यून बुयाओ का स्वर दृढ़ था और बाई झोल के कानों में इसने उसे और भी कमजोर महसूस कराया। वह प्राचीन संप्रदाय के 12 रक्षकों में 5वें स्थान पर थी। वह नीली आंखों वाली लोमड़ी यूं बुयाओ थी। दरअसल वह चालाक थी और फोन के माध्यम से बता सकती थी कि वह झूठ बोल रहा था। हालांकि वह कमजोर था, फिर भी संप्रदाय गुरु ने उसे किसी को न बताने की हिदायत दी थी। भले ही वह मोटी चमड़ी वाला हो, फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने केवल बाई झोल को शुष्क हंसते हुए और शांत होने का नाटक करते हुए सुना। नहीं, मैं इसे आपसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है,
मेरे पास कुछ है। मैं 1 मई के बाद वापस आऊंगा। मैं आपसे आमने सामने माफ़ी मांगूंगा। ठीक है। अंत में बाई झोऊ अपने स्वर को नर्म करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने इसे चर्चा में बदलने की कोशिश की। कृपया पूछना बंद करें। हालांकि जितना अधिक बाई झोऊ ऐसा था, उतना ही अधिक युन बुयाओ था। ये बाई झोऊ केवल संप्रदाय मास्टर के साथ एहसान करना चाहता था क्योंकि वह संप्रदाय मास्टर को समझ सकता था, और उसने उसे नहीं बताया। सपने देखते रहो, उसने व्यंग्य किया और धमकी भरे स्वर में कहा। हाँ, यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं महायाजक को बता दूंगी। नहीं। जब बाई झोऊ ने महायाजक शब्द सुने तो वह इतना चौंक गया कि उसे ठंडे पसीने आ गए। उसने तुरंत कहा, यह कोई मजाक नहीं है। यदि महायाजक को पता है तो बाकी सभी को पता चल जाएगा। एक बार जब वह घबरा गया तो बाई झोऊ ने खुद को उजागर कर दिया। युन बुयाओ बाई झोऊ के स्वर में तात्कालिकता सुन सकता था। उसने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं और हैरान स्वर में कहा, क्यों? क्या संप्रदाय गुरु हमें देखना नहीं चाहते? चूंकि वह पहले ही उजागर हो चुका था, बाई झोऊ का स्वर और अधिक ईमानदार हो गया। उसने उदास होकर आह भरी और शांति से कहा, नहीं, सेक्ट मास्टर अभी भी अपनी नई पहचान के लिए अभ्यस्त नहीं है। इसलिए उसे लगता है कि अभी समय नहीं आया है। इसलिए उसने मुझसे इसे अभी आप सभी से छिपाने के लिए कहा है, इस डर से कि यूं बुयाओ ज्यादा सोचेगा। बाई झोऊ ने तुरंत कहा, ये केवल अस्थायी है। मेरे अलावा संप्रदाय मास्टर के पास अभी भी जियोजेन है। चिंता मत करो, मैं सही समय आने पर तुम्हें संप्रदाय मास्टर के पास ले जाऊंगा। यूं बाओयाओ को तुरंत पता चल जाएगा कि बाई झोऊ झूठ बोल रहा था या नहीं, वह सच कह रहा था। चूंकि यह संप्रदाय गुरु का इरादा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहेगी। एक अधीनस्थ के रूप में, भले ही वह संप्रदाय मास्टर की पहचान के बारे में उत्सुक थी, फिर भी उसने स्वयं जांच करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल चुपचाप संप्रदाय मास्टर द्वारा उसे बुलाने की पहल करने की प्रतीक्षा कर सकती थी। फिर ठीक है, युन बुयाओ ने आह भरते हुए कहा, सेक्ट मास्टर की तरफ से आप लोगों के साथ मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मैं अगले कुछ महीनों के लिए बईयुन शहर में फिल्मांकन करूँगा। अगर सेक्ट मास्टर को मेरी ज़रूरत है तो तुरंत मुझसे संपर्क करना याद रखें। बिल्कुल। बाई झोऊ मुस्कुराई लेकिन उसे याद दिलाना नहीं भूली। याद रखें, संप्रदाय गुरु के आदेश के बिना आप इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि महायाजक को भी नहीं। युन बुयाओ मदद नहीं कर सकी लेकिन अपनी आंखों को अपने दिल में घुमा लिया। मुझे पता है, मैं सेक्ट मास्टर के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। उसके खूबसूरत चेहरे के नीचे कोई नहीं जानता था कि वह कितनी भयानक थी। चूंकि वह छोटी थी, वह जानती थी कि वह एक असाधारण अस्तित्व है। जब भी वह खुद को आईने में देखती तो वह बेवजह अपनी आंखों को अचंभित होकर देखती। एक दिन पहले तक 8 वर्षीय युन बुयाओ ने दर्पण में उन आंखों की जोड़ी को देखा जो काले से हरे रंग में बदल गई थीं। वह अपने प्रतिबिंब पर मंद मंद मुस्कुराई। कोई डर नहीं था, सदमा तो दूर की बात है। जब उसे अपना सच्चा स्वरूप मिला तो उसे बड़ी राहत मिली। वह दिल से जानती थी कि यही असली है। 11 साल की उम्र में प्राचीन संप्रदाय की बाई झोऊ ने उसे पाया, और अंततः उसे पता चला कि वह अलग क्यों थी। वह ज़ैड आँखों वाली लोमड़ी का पुनर्जन्म थी, जो 12 प्राचीन रक्षकों में 5वें स्थान पर थी। उसके पास भी था। उसे अपने पिछले जीवन की क्षमताएं विरासत में मिलीं। 11 वर्षीय युन बुयाओ लंबे समय तक अपनी आँखों का रंग स्वतंत्र रूप से बदल सकती थी। जब उसकी आँखें काली थीं, तब वह एक साधारण व्यक्ति थी।
वह सुंदर दिखने वाली और चालाक और बुद्धिमान व्यक्तित्व वाली थी। वह एक ऐसी देवी थी जिसे हर कोई देख और महसूस कर सकता था। हालांकि जब उसकी आंखें हरी हो गईं, तो वह दूसरों को सम्मोहित कर सकती थी और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के दिमाग और आत्मा को भी नियंत्रित कर सकती थी। वह 12 रक्षकों में दुष्ट और अलंघनीय सर्वोच्च अध्यात्मवादी थी। हालांकि हाल के वर्षों में युन बुयाओ ने शायद ही कभी अपनी ज़ैड आंखें प्रकट कीं। केवल जब आसपास कोई नहीं होता था तो वह चुपचाप दर्पण में उनकी प्रशंसा करती थी। यहाँ तक कि अत्यंत प्रतिस्पर्धी मनोरंजन जगत में भी उसने कभी भी एक अध्यात्मवादी के रूप में अपनी क्षमताओं का उपयोग वह प्राप्त करने के लिए नहीं किया जो वह चाहती थी। वह अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल करने में सफल रही। हालांकि उसके दिल में एक आवाज़ थी जो उसे लगातार याद दिलाती थी कि नीली आंखों वाली लोमड़ी ही असली है। वह 12 रक्षकों में से एक थी। अब संप्रदाय मास्टर अंततः प्रकट हो गया था। जल्द ही वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सकती थी और संप्रदाय गुरु के पास जा सकती थी। इस विचार को मन में रखते हुए युन बुयाओ का चेहरा लालसा की झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। सूरज चमक गया और उसका ठंडा पार्श्व प्रोफाइल चमक गया। वह शब्दों से परे सुंदर थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से युन बुयाओ के विचार बाधित हो गए। उसके सहायक डू बिन ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। बुयाओ, अपना मेकअप लगाने के लिए तैयार हो जाओ। युन बुयाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं अभी वहाँ रहूँगा। उस समय प्रथम दृश्य का स्थल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ तक कि कुछ अपेक्षाकृत प्रसिद्ध अभिनेता युन बुयाओ को देखने के लिए बिना किसी रोक टोक के आगे आए। युन बुयाओ के प्रशंसकों का एक बड़ा समूह अपने स्टूल और दूरबीन तैयार करते हुए घटनास्थल के बाहर इकट्ठा हो गया था। उनके लिए, भले ही वे फिल्मांकन स्थान में प्रवेश न कर सकें, वे दूर से अपनी मूर्ति को देखकर संतुष्ट होंगे। वह आ रही है, वह आ रही है। युन बुयाओ बाहर है। अचानक हंगामा मच गया। जिया किंगहुआन और चेन जिन भीड़ में घुस गए और अपनी गर्दनें टेढ़ी कर लीं। उन्होंने युन बुयाओ को अपने सहायक के छत्र के नीचे मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते देखा। भाई जिन, देखो, युन बुयाओ बाहर है। वह बहुत सुंदर है। जिया क्विंगहुआन की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह इतनी उत्तेजित थी कि लगभग रो पड़ी। चेन जिन की आंखें भी उत्साह से भर गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहली बार जब उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को देखा तो वह उनकी देवी युन बुयाओ होंगी। हालांकि वह जिया क्विंगहुआन के निर्देशों को नहीं भूले। हालांकि उसके दिल में भावनाएं उमड़ रही थीं, फिर भी उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब उसकी नज़र युन बुयाओ पर पड़ी, तो वह उन्हें हटा नहीं सका। युन बुयाओ का स्वभाव सुपरस्टार जैसा था, लेकिन उनमें सुपरस्टार जैसा स्वभाव नहीं था। सभी को अपना अभिवादन करते देख वह मुस्कुराई और हाथ हिलाया। उनका रवैया बहुत दोस्ताना था। इस समय सहायक निदेशक ये किंग लाउडस्पीकर के साथ उनके पास आए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने कहा, ठीक है, सब लोग व्यवस्था बनाए रखें। पहला दृश्य जल्द ही शुरू हो रहा है। प्रगति में देरी न करें। प्रोडक्शन टीम में हर कोई अभिनेता था और वे भविष्य में हर दिन युन बुयाओ को देखेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत पर जोर नहीं दिया। वे जानते थे कि कब रुकना है। पहले दृश्य में अभिनय करने वाले अभिनेताओं के अलावा बाकी लोग जल्दी से चले गए और लाउंज में लौट आए। जिया क्विंगहुआन और चेन जिन घटनास्थल पर पीछे रह गए। वे कोने में खड़े होकर देखते रहे कि दूसरे लोग कैसे व्यवहार करते हैं। जिया किंगहुआन ने इस अवधि के दौरान कुछ अभिनय कक्षाएं ली थीं और उन्हें अभिनय की बुनियादी समझ थी। प्रदर्शन कला शिक्षक ने भी
प्रतिभाशाली होने के लिए उसकी प्रशंसा की। हालांकि ये सोचकर कि बाद में उसे कैमरे के नीचे वास्तविक अभिनेताओं के साथ कैसे अभिनय करना पड़ेगा, जिया क्विंगहुआन को अनिवार्य रूप से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। लेकिन वह अकेली नहीं थी जो घबराई हुई थी, कोई उससे भी ज्यादा घबराया हुआ था। जैसे ही फिल्मांकन शुरू हुआ, यूं बुयाओ के साथ पहले दृश्य के मुख्य पुरुष कलाकार ने बार बार गलतियां कीं। उसने या तो गलत पंक्तियां पढ़ ली या उन्हें याद नहीं कर सका। काटना, 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 काटो, काटो। निर्देशक वांग यिमिंग, जो कैमरे के पीछे थे, तब तक चिल्लाते रहे जब तक उनका चेहरा लाल नहीं हो गया। अंत में वह मुख्य पुरुष नायक पर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लू जियाओ, तुम्हें क्या हुआ है? क्या आप मशहूर होने के बाद और अभिनय नहीं कर सकते? लू जियाओ को अजीब लगा और उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, निर्देशक वांग, चलो फिर से करें। जैसे ही वह बोला, वह गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका और खुद को निकम्मा होने के लिए कोसने लगा। जब उसने यून बुयाओ के चेहरे की ओर देखा तो उसका दिमाग शून्य हो गया। वरिष्ठ लू जियाओ, आराम करें। यूं बुयाओ ने देखा कि लू जियाओ अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था और उसे धीरे से सांत्वना दी। यून ब्याओ के चेहरे और उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान को देखकर लू जियाओ को तुरंत ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खिल रही थी और उसका दिल उसके गले से बाहर निकलने वाला था। वह हंसा और सिर हिलाया। ठीक है, लू जियाओ ने कई साल पहले डेब्यू किया था और यह वांग यिमिंग ही थे जिन्होंने उन्हें अपने पहले नाटक में मुख्य अभिनेता के रूप में चुना था। वह रातों रात मशहूर हो गए और देश में ए-लिस्ट अभिनेता बन गए। वह लोकप्रियता और क्षमता दोनों के साथ एक बड़े स्टार थे। लू जियाओ का शरीर लंबा और पतला था और निर्देशक को उसकी उदास आंखें पसंद थीं। जब भी कोई महान और उदासीन स्वभाव वाला चरित्र होता, तो निर्देशक हमेशा सबसे पहले लू जियाओ के बारे में सोचते थे। वहां से उन्हें एक उदासीन राजकुमार की उपाधि दी गई। हालांकि राजकुमार को भी झुकना पड़ा। यूं बुयाओ की वरिष्ठ होने के नाते लू जियाओ उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी। केवल पहला दृश्य ही था और वह इसे संभाल नहीं सका। यून बुयाओ के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता। अपनी पंक्तियों को याद करना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि लू जियाओ जैसा बड़ा शॉट भी घबरा जाएगा और गलतियां करेगा। आपको शांत होना होगा, चेन जिन ने जिया किंगहुआन के कान में फुसफुसाया। जिया किंगहुआन ने हल्के से सिर हिलाया और उसकी घबराहट थोड़ी शांत हो गई, ये देखते हुए कि लू जियाओ जैसा बड़ा शॉट भी बार बार गलतियां कर सकता है। वह अब इतनी घबराई हुई नहीं थी। लू जियाओ एक अनुभवी अभिनेता थे। उन्होंने पहली बार यूं बुयाओ को देखकर तुरंत अपने सदमे को दबा दिया। उन्होंने अपनी स्थिति को समायोजित किया। जब कैमरा फिर से चालू किया गया, तो उन्होंने तुरंत खुद को भूमिका में एकीकृत कर लिया। पहला दृश्य वह था जहां महिला मुख्य भूमिका से मुलाकात हुई थी। दूसरा दृश्य दूसरी महिला नायक हे जियाई और पुरुष नायक लू जियाओ के बीच था, इसलिए उन्होंने दृश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब जिया क्विंगहुआन की बारी थी। आइए उसका प्रदर्शन देखें, सहायक निदेशक ये किंग ने वांग यिमिंग से कहा। वांग यिमिंग ने कैमरे से जिया क्विंगहुआन को देखा, जो दृश्य में प्रवेश कर चुके थे और अपनी भौहें निराशाजनक रूप से उठाईं। क्या मैंने पहले किसी को गलती से देखा है? ये किंग ने कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय वह हंसी। जैसे ही फिल्मांकन शुरू हुआ, जिया क्विंगहुआन के प्रदर्शन ने सभी की आंखों में चमक ला दी। जिया किंगहुआन तीसरी महिला नायिका थीं और वह पुरुष प्रधान लू जियाओ की जैविक बहन की भूमिका निभा रही थीं।
उनका पहला दृश्य उनके माता पिता के तलाक के बारे में समाचार प्राप्त करने के बारे में था। लगभग तुरंत ही जिया क्विंगहुआन, जो शुरू में कैमरों के सामने थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, जैसे ही कैमरे उसकी ओर बढ़े, उसने तुरंत भूमिका में प्रवेश किया। उन्होंने एक बेटी के प्रतिरोध, क्रोध, निराशा और टूटन को पूरी तरह से कैमरे और दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया। उसके अश्रुपूर्ण और उन्मादपूर्ण प्रदर्शन ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। युन बुयाओ और हे जियाई दोनों आराम करने के लिए किनारे पर कुर्सियों पर बैठे थे। वे दोनों जिया क्विंगहुआन को घूर घूर कर देख रहे थे। इस युवा महिला का अभिनय बुरा नहीं है, युन बुयाओ के सहायक डू बिन चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। युन बुयाओ भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। ये लड़की केवल 14 या 15 वर्ष की लग रही थी। पहले दृश्य के लिए बेहद शक्तिशाली अभिनय कौशल की आवश्यकता थी, लेकिन वह इसे इतनी आसानी से पूरा करने में कामयाब रही। ये सरल नहीं था, हालांकि उसने बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल किया था। ऐसे भावनात्मक दृश्य के लिए उसे निराशा महसूस करने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। उसका नाम क्या है? यूं बुयाओ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सहायक याद दिलाने का प्रभारी था। नई प्रोडक्शन टीम में अभिनेताओं के नाम। जब डू बिन ने ये सुना, तो उन्होंने कहा, तीसरी महिला मुख्य नायिका जिया क्विंगहुआन है। मैंने सुना है कि निर्देशक वांग ने व्यक्तिगत रूप से उसे चुना है। उसने इस दृश्य के लिए ऑडिशन भी नहीं दिया था, लेकिन ये पहले से ही तय था। युन ब्याओ ने समझा कि मनोरंजन जगत में किसी नवागंतुक को चुनने के 2 नियम हैं। उन्हें या तो ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए या प्राकृतिक स्वभाव के साथ पैदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ताकतवर व्यक्ति का मतलब है कि एक अभिनेता के पास अच्छा अभिनय कौशल है और एक गायक के पास अच्छा गायन कौशल है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में समान व्यावसायिक योग्यताएं होनी चाहिए, जबकि जो लोग प्राकृतिक स्वभाव के साथ पैदा हुए थे, वे पूरी तरह से अपने स्वभाव और दिखावे पर निर्भर थे। जब तक दूसरे आपको देखते, वे सोचते कि आप एक सेलिब्रिटी हैं। निर्देशक वांग यिमिंग ने बिना ऑडिशन के तीसरी मुख्य अभिनेत्री को चुना था। उसने सोचा होगा कि वह अपनी शक्ल के आधार पर एक सेलिब्रिटी बनने के लिए ही पैदा हुई है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिसे वह प्राकृतिक स्वभाव के साथ पैदा हुआ व्यक्ति समझता था, वह एक ताकतवर व्यक्ति भी होगा। यह अनजाने में था। निर्देशक वांग यिमिंग की आंखें भी चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। सीईओ जिया की बेटी एक स्वाभाविक अभिनेत्री थी। दूसरी ओर, ये किंग हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसने वांग यिमिंग की ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, आप अभी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। वांग यिमिंग बहुत अच्छे मूड में थे और उन्होंने उन्हें अगले नाटक में मुख्य महिला पात्र बनाने पर भी विचार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये सुना, तो उन्होंने सहजता से कहा, मुझे सेलिब्रिटी उत्खननकर्ता यूं ही नहीं कहा जाता। दूसरी ओर, हे जियाई और अधिक हैरान हो गए। आजकल बच्चों के साथ क्या गलत हो रहा है? वे अभी तक युवावस्था से नहीं गुजरे थे, लेकिन क्या वे सभी उसका चावल का कटोरा छीनने के लिए यहाँ आए थे? यह व्यक्ति कौन है? हे जियाई ने अपने मैनेजर सन डोंग से बेरुखी से पूछा। सन डोंग भी अवाक रह गया। उसने बहुत देर तक सोचा लेकिन जिया क्विंगहुआन का नाम नहीं सोच सका। उन्होंने केवल इतना कहा, मैंने सुना है कि तीसरी नायिका निवेशक की बेटी है। वह शायद प्रोडक्शन टीम के लिए पैसा लेकर आई थी, लेकिन वह अभिनय में इतनी अच्छी क्यों है? निवेशक की बेटी? हे जियाई गुस्से में हंस पड़ी। वह एक अमीर उत्तराधिकारी बनने के बजाय जीवन का अनुभव लेने के लिए प्रोडक्शन टीम में क्यों आए? सबसे महत्वपूर्ण बात, हे जियाई को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके सामने वाली लड़की एक प्राकृतिक अभिनेता थी।
वह बिना किसी अनुभव के इस तरह का अभिनय कर सकती थी। यहाँ तक कि लू जियाओ, जिनके साथ उन्होंने अभिनय किया था, को भी दबा हुआ लगता था। वह पूरे दृश्य का सबसे बड़ा आकर्षण थी। अपने अनुभव की कमी के कारण जिया क्विंगहुआन का गला रोने से बैठ गया। जैसे ही कट चिल्लाया गया, चेन जिन जल्दी से टिश्यू लेकर सेट में पहुंचे। क्योंकि जिया क्विंगहुआन बहुत तल्लीन थी, वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्विंगहुआन, अब और मत रो, जल्दी से अपने आंसू पोंछो। चेन जिन तब से उसके दिल पर कब्जा जमाए हुए था। वह जिया क्विंगहुआन से परेशान हो गया और लगभग रोने लगा। भाई जिन, अभी मेरा प्रदर्शन क्या था? क्या ये ठीक था? जिया क्विंगहुआन ने अपनी पीठ हिलाते हुए कहा। अभी जब वह आंसुओं में डूबी अपनी पंक्तियां पढ़ रही थी, तो हकलाती नहीं थी। जब वह रुकी तो हकलाने लगी। क्या वह असली अभिनेत्री नहीं थी? बहुत अच्छा, चेन जिन ने सिर हिलाया और उसकी ईमानदारी से प्रशंसा की। उन्हें लगा कि जिया क्विंगहुआन का प्रदर्शन आज सबसे अच्छा था। आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। इस समय लू जियाओ, जो जिया क्विंगहुआन के साथ अभिनय कर रहा था, आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की। यहाँ तक कि नाटक में उनके माता पिता का किरदार निभाने वाले दिग्गज कलाकार भी उनसे घिरे रहे। ये स्पष्ट था कि वे सभी अभी जिया क्विंगहुआन के प्रदर्शन से प्रभावित हुए थे। सभी की प्रशंसा प्राप्त करने के बाद जिया क्विंगहुआन मुस्कुराने लगी। चेन जिन ने उसे आराम करने के लिए किनारे पर एक कुर्सी पर बिठाया और उसे पानी की एक बोतल दी। थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारा गला बैठ गया है। इस समय निर्देशक वांग यिमिंग ने फिल्मांकन बंद कर दिया और विशेष रूप से जिया क्विंगहुआन की तलाश में आए। उन्होंने कहा, क्विंगहुआन, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ये पहला दृश्य सबसे भावनात्मक है। चूंकि आपने इसे पूरा कर लिया है, इसलिए बाकी दृश्य बहुत आसान हो जाएंगे। सभी श्रेष्ठ। इसके साथ ही उन्होंने जिया क्विंगहुआन को एक उत्साहजनक मुस्कान दी। उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वांग यिमिंग घूमी और कैमरे की ओर चली गई। उसने ताली बजाई और चिल्लाया, आओ, अगले दृश्य के लिए तैयार हो जाओ। निदेशक वांग यिमिंग और वरिष्ठों की पुष्टि के साथ जिया क्विंगहुआन को बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। दरअसल अभी जब वह एक्टिंग कर रही थी तो उन्हें नहीं लगता था कि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उसने केवल सहजता से काम किया, यह आशा करते हुए कि वह खुद को शर्मिंदा नहीं करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बुरा नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शन कला शिक्षक ने उससे झूठ नहीं बोला था। उसमें कुछ प्रतिभा तो थी। वह पिछले कुछ दिनों से दिन रात लाइनें याद कर रही थी। सौभाग्य से उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और वह इस अवधि के दौरान अपने प्रयासों पर खरी उतरीं। दूसरी ओर जियान शादी के भोज में ज्यादा देर तक नहीं रुके। भरपेट खाने पीने के बाद उसने वांग युनमेई और वांग युझी का अभिवादन किया और याओ जियाची को खींच लिया। वह सीधे साउथ सिटी वापस चली गईं। जियाची, वापस जाओ और अपनी छात्र आईडी प्राप्त करो। टैक्सी से बाहर निकलने के बाद जियान ने याओ जियाची से बात की। चीन के यात्रा कानूनों के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग जिनके पास पहचान पत्र नहीं था, उन्हें विमान लेने के लिए एक वैध पहचान दस्तावेज साथ लाना पड़ता था। उदाहरण के लिए निवास परमिट, घरेलू रजिस्टर या छात्र आईडी। याओ जियाची ने असमंजस में अपनी आंखें झपकाईं। मुझे छात्र आईडी की आवश्यकता क्यों होगी? जियान मुस्कुराया, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। इसे ले जाओ, मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। ओह, याओ जियाची ने प्यार से सिर हिलाया और फिर नहीं पूछा। मकाओ का तापमान अब लगभग 30 डिग्री सेल्सियस था। जियान अपने साथ गर्मियों के कुछ आरामदायक कपड़े लेकर आई थी।
उन्हें एक रात पहले ही पैक कर दिया गया था। केवल एक बैकपैक रखना सुविधाजनक था। फ्लाइट रात की थी और वे दोनों जाने से पहले शाम 7 बजे तक घर पर ही रहे। सर, हवाई अड्डे के लिए। जैसे ही वे कार में बैठे, जियान ए ने बात की। याओ जियाची पूरी तरह से स्तब्ध था। कार में बैठकर उसने प्रतिक्रिया देने से पहले अपने गोरे और कोमल चेहरे के साथ बहुत देर तक सोचा। बहन, क्या आप हवाई जहाज ले रही हैं? जियान ए के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना याओ जियाची ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जियान ए हल्की सी मुस्कुराई और याओ जियाची के चेहरे पर चुटकी काटने के लिए आगे बढ़ी। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, याओ जियाची। चूंकि उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, तो क्या वे विमान देखने के लिए हवाई अड्डे जा रहे थे? वह ठीक था, याओ जियाची ने सोचा। उसने कभी विमान नहीं देखा था। हवाई अड्डे पर बाई झोउ और ची यांग पहले से ही प्रस्थान हॉल के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। बाई झोउ जैसा सुंदर आदमी वहां खड़ा था, जिससे कई लड़कियों ने अपना सिर घुमा लिया। कुछ लोगों ने तो छुपकर तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे भी निकाल लिए। बहुत सुंदर, उसके बालों का रंग, ये बहुत सुंदर है। हे भगवान, वह एक लड़की से भी अधिक सुंदर है। मुझे कैमरा दो। ऐसा लगा जैसे बाई झोउ ने कुछ भी नहीं सुना। ची यांग पहले से ही इस बात का आदी था कि जहां भी वह जाता था लोग उसके मालिक पर मोहित हो जाते थे। वे दोनों मूर्तियों की तरह नहीं चलते थे, जब तक उसने जियान ए को टैक्सी से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तब तक बाई झोउ ने एक अभिव्यक्ति दिखाई। वह खुश हुआ और तेजी से आगे बढ़ गया। बॉस, जियान ए ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और पूछा, क्या आपने टिकट खरीदा? उसे बाई झोउ और ची यांग के साथ जाना था। हालांकि जियान ए ने आज अचानक जियाची को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इसलिए वह केवल बाई झोउ को एक और टिकट खरीदने के लिए सूचित कर सकती थी। बाई झोउ ने सिर हिलाया। मैंने इसे खरीदा, लेकिन इसमें केवल इकोनॉमी क्लास बची है। गोल्डन वीक के दौरान अधिक लोग यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बाई झोउ ने कहा, लेकिन चिंता मत करो, ची यांग इकोनॉमी क्लास में है। जियान ए बेबसी से मुस्कुराया और ची यांग को सहानुभूति से देखा। यह आपके लिए कठिन रहा है। ची यांग ने एक अभिव्यक्ति का खुलासा किया जिससे पता चलता है कि वह पहले से ही इसका आदी था। बिल्कुल नहीं। बेइयुन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा था। इसने बहुत बड़ा क्षेत्र घेर लिया था और यह एक भव्य निर्माण था। हवाई अड्डे के मार्ग पूरी दुनिया में फैले हुए थे। बेइयुन शहर की वर्तमान आर्थिक स्थिति इसलिए हो सकती है क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतराल का फायदा उठाते हुए याओ जियाची जियान ए की ओर झुक गई और धीमी आवाज में पूछा, बहन, वे कौन हैं? उन्होंने उसकी बहन को बुलाया। बॉस, अभी। याओ जियाची अनिश्चित था और उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। एक एटीएम, जियान ए ने लापरवाही से कहा। याओ जियाची की भ्रमित और सुंदर उपस्थिति को देखते हुए जियान ए अब उसे चिढ़ाने के लिए सहन नहीं कर सका। उसने तुरंत समझाया, आपको हांगकांग जाने के लिए वांग जिचेन से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। बहन आपको खेलने के लिए मकाओ ले जाएगी। मकाओ? याओ जियाची आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में, जियान ए ने हंसते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। आप क्या सोचते हैं? याओ जियाची ने जियान ए की निगाहों का अनुसरण किया और आगे की ओर देखा। कुछ ही दूरी पर स्वचालित दरवाजे पर लिखा था, हांगकांग, मकाओ और ताइवान के लिए प्रस्थान। क्या वे मकाओ जा रहे थे? याओ जियाची की आंखें चमक उठीं।
एक पल के लिए वह उत्साहित था, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साहित दिख रहा था। प्रस्थान हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्हें विमान में चढ़ने में अभी कुछ समय बाकी था। जियान ए याओ जियाची को प्रतीक्षा करने के लिए एक सीट पर ले आया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उनके नितंबों ने कुर्सी को छुआ, उन्हें एक प्रश्न ने रोक दिया। जियान ए याओ जियाची? बिना देखे जियान ए ने आवाज पहचान ली और अपनी आंखें घुमा लीं। वह पीछे मुड़ी और वांग ज़िचेन को कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा। उसके बगल वाला व्यक्ति भी सदमे में जियान ए को देख रहा था। यह उसके चाचा वांग युनजोंग थे। अंकल, जियाची ने धीरे से बुदबुदाया और भय से जियान ए की ओर देखा। जियान ए की अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। यह आप दोनों हैं? वांग ज़िचेन अपने चेहरे पर अविश्वास के भाव लेकर उन दोनों के पास पहुँचे। उसने पूछने से पहले उन्हें नाप लिया। आप दोनों यहाँ क्यों हैं? वांग ज़िचेन के लिए जियान ए और याओ जियाची को हांगकांग, मकाओ या ताइवान के लिए प्रस्थान हॉल या यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर भी उपस्थित नहीं होना चाहिए था। जियान ए ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वांग युनजोंग को प्रतीकात्मक रूप से बुलाया। अंकल। वांग युनजोंग ने स्पोर्ट्स सूट पहना हुआ था और पूरे समय उसकी भौहें इस तरह बनी हुई थीं मानो किसी ने उससे पैसे उधार लिए हों। उसने कृपालु स्वर में पूछने से पहले बहुत देर तक उन दोनों को देखा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ये 1 मई की यात्रा है। हम मकाओ जा रहे हैं। जियान ए ने कुछ भी नहीं छिपाया और लापरवाही से कहा। जियान ए की नज़र में उसके चाचा और चचेरे भाई अजनबियों के समान थे। उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मकाओ? ये सुनकर वांग ज़िचेन चौंक गए। वह ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह कभी मकाओ नहीं गया था। मकाओ जाओ? वांग युनजोंग के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था। फिर उसने चारों ओर देखा और अपनी दोनों बहनों को नहीं देखा। उसने तुरंत पूछा, सिर्फ आप दोनों? जियान ए ने कंधे उचकाए और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हाँ, बस मैं और जियाची। बकवास। वांग युनजोंग की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई, जैसे कि वह इन 2 बच्चों के बारे में बहुत चिंतित हो। घर जाओ, अपनी माँ को चिंता मत करने दो।